नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। यूपी पुलिस 2024 का रिजल्ट आ गया है कांस्टेबल का। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे DVPST कैसे कराया जाता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हमने यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस जेल वार्डन में, UPSI में, SSCGD में हमारा खुद का काफ़ी मतलब वेरिफिकेशन कराने का एक्सपीरियंस है। तो उसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनको ले जाया जाना बहुत ज़रूरी हो। तो पूरी वीडियो में आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, किसी भी पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है और यूपी पुलिस की कट ऑफ जो आपने देख ही ली होगी, सब ने देख ली होगी। वहीं बात करें तो जनरल की 214 गई है, जिसमें 214 नंबर है 300 में से 107 क्वेश्चन सही हैं, उसमें जनरल वालों का हो गया है। और बात करें तो ये नॉर्मलाइज स्कोर हैं, जो मतलब एक्चुअल नंबर हैं उनसे आपका कुछ कम हुए होंगे या बड़े होंगे। तो वैसे तो ये जिस हिसाब से कट ऑफ गई है उस हिसाब से बड़े ही होंगे, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। भर्ती बहुत ही ज़्यादा है, 60,000। इन लोगों ने 2.5 गुना बच्चों को लिया है, तो करीब 1,74,316 बच्चों को इन्होंने DVPST के लिए और फिजिकल के लिए बुलाया है। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं OBC की 198 और वहीं फीमेल की बात करें तो 189 गई है। 2.5 गुना बच्चों को बुलाया है। इसमें हम बात करें तो इनका जो DVPST होता है, DVPST का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी किया जाता है और हमारा फिजिकल मतलब हमारी लंबाई और हमारा चेस्ट, इन दोनों को मापा जाता है, वेट भी मापा जाता है। तो उनके बारे में हम समझें कि किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया चालू होती है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए। तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जिस हिसाब से इन्होंने कहा था कि हम नवंबर के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट दे देंगे, इन्होंने दे दिया है। उसी प्रकार अब इन्होंने कहा है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी, तो हो ही जाएगी। उसके बाद जनवरी में हमारी रनिंग होगी। जो हमारी रनिंग है वो हमारी, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें केवल मापन होता है हमारी लंबाई का, चौड़ाई का, हमारे वेट का। इसमें रनिंग नहीं होती, रनिंग सिर्फ अकेली होती है। ठीक है, रनिंग के समय कुछ नहीं होता है, ना लंबाई नापी जाती है ना चेस्ट नापा जाता है। तो हम समझते हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, तो उसी के साथ हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे। अगर रनिंग की बात करें तो 4800 मीटर आप लग जाइए रनिंग में। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने का, आराम से आपकी दौड़ा जाएगी। 25 मिनट का समय मिलता है 4800 मीटर दौड़ के लिए, ये मतलब 4.8 किलोमीटर। और कहीं लड़कियों की बात करें तो 2400 मीटर दौड़ना होता है और 14 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, अब बात करें जैसे ही, जब अभी आपका क्या होगा कि अभी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपको कौन सा शहर मिला है उस शहर में, और उसमें टाइम भी दिया होगा। अब बच्चे ज़्यादा हैं, 1,74,000 करीब है, तो एक बार में तो होगा नहीं, कई शिफ्टों में होगा और कई दिन चलेगा। तो उसके हिसाब से आपकी उसमें डेट दी होगी और उसमें टाइम भी दिया होगा कब जाना है, किस समय जाना है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें घबराना नहीं है, कि जैसे जिस दिन होगा तो उस दिन आप ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत लेट हो रहे हों या घबरा रहे हों, किसी चीज़ की अगर कमी है तो उसकी वजह से आपको घबराना नहीं है। जब आप इस हिसाब से सोचो, जब फर्जी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले जाते हैं तो आप तो सही हो, तो फर्जी लोग नहीं डरते, तो आपको क्यों डरना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई बाहर नहीं होता है, किसी ने अगर गलत ही बिल्कुल कर दिया हो तभी बाहर होता है, वैसे नहीं होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी बहुत ही कम बाहर होते हैं, वही लोग बाहर होते हैं जो लंबाई से बाहर होते हैं, सीना से और वेट से कोई बाहर नहीं होता है। लंबाई अगर हाँ आपकी थोड़ी बहुत कम है तो तब, अगर जैसे 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, 168 सेंटीमीटर से अगर थोड़ी कम है तभी बाहर होंगे। अगर 168 सेंटीमीटर फिक्स भी है तब भी आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि मेरे भाई की फिक्स 168 सेंटीमीटर निकली थी। अगर आपका जब 168 सेंटीमीटर फिक्स निकलती है तो उसमें क्या होता है, फिर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो भी आपकी लंबाई को मेजर करते हैं और 3-4 तरीके से आपकी लंबाई मापी जाती है। उनके पास कई मशीनें होती हैं नापने की, उससे मापते हैं। तो पहले समझते हैं कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा उस दिन आप जाएंगे, तो घबराना नहीं है। अगर जैसे आप थोड़ी बहुत, वैसे तो टाइम पे पहुंच जाइए, अगर थोड़ी बहुत लेट होते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वो लोग अंदर कर लेते हैं। जैसे मैं खुद बताऊंगा अपना, तो मैं जब जेल वार्डन में पहुंचा तो वहाँ पर लोग शाम तक वो एंट्री ले रहे थे बच्चे। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो सुबह से लगे लाइन में लगे थे, लेकिन बच्चे शाम तक भी एंट्री ले लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब एक साथ भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो जो पहले अंदर जाता जाए तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो बाद में आए तो उसका बाद में होता है। बस इतना रहता है कि अगर आप पहले पहुँच गए तो आपका पहले स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन होना सभी का होता है, उसमें कोई बाहर नहीं होता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही आप सबसे पहले जब एंटर होंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से पहले आपको बुलाएंगे। अगर आप लेट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर जैसे आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपने उसने जैसे 50 लोगों को एक साथ अंदर किया, 100 लोगों को अंदर किया, तो उनके हिसाब से पहले वो ले जाएंगे। फिर जो सेकंड मतलब पीछे छूट के 200 500 बच्चों को बुलाया तो 100 बच्चों को पहले राउंड में अंदर कर लिया।
फिर 400 बच्चों को रोक लेंगे। फिर 100 राउंड में जब वो अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि उनका थंब लिया जाएगा, क्योंकि ये इसलिए लिया जाता है कि जिससे कोई दूसरा तो नहीं है। तो थंब में बहुत ध्यान देना है कि आपके जो अंगूठे हैं जो आपने लगाए थे, ये अंगूठे हमारे इनमें निशान ज़रूर होना चाहिए, इनमें जो थोड़ी बहुत जो लाइनें होती हैं वो होनी चाहिए। एक हमारे मित्र का क्या हुआ था कि उसने बहुत ज़्यादा ऐसे थ्रेसिंग वगैरह की तो उसकी उंगलियों के निशान निकल गए थे, तो उस वजह से क्या हुआ, तो उसको बहुत बार लगा रहा था फिर भी नहीं आ रहा था, तो उसमें फिर उसको दिक्कत हो रही थी। फिर कह रहे थे वो लखनऊ बुलाएंगे, तो अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर लखनऊ में हो जाता है, आपको डर तब भी डरने की बात नहीं है। आपका थोड़ी बहुत लेट हो जाएगा लेकिन होता ज़रूर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप गौर करें कि आपके अंगूठे हैं साफ़ रहें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे इनके निशान मिट जाएं, क्योंकि अगर आपका थंब नहीं लगेगा तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर आपको लखनऊ बुलाया जाएगा, मतलब बेफालतू की आपको एक पैनिक हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने अंगूठे सही रखें। तो जैसे थंब लगेगा, थंब के बाद वो आगे के एक पैनल बने रहते हैं उस कमरे में, जिस कमरे में आप जाओ तो उसमें पैनल बने रहते हैं। तो एक कंप्यूटर में एक लड़का बैठा रहेगा, उसके पास आप जाएंगे, उसमें थंब लगाएंगे। फिर आपको कोई आगे का जैसे कांस्टेबल ऐसे ही जो अधिकारी होती हैं वो बैठे रहती हैं लाइन से चेक करने के लिए। तो आप जैसे फर्स्ट पैनल पर गए, फिर उसके बाद आप सेकंड पैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपने थंब के बाद आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी होते हैं? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगते हैं, जो आप सिर्फ 12th लगता है, 10th 12th से ही हमने फॉर्म भरा था तो केवल 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, 10th 12th, ठीक है। और कोई मार्कशीट वगैरह नहीं लगती, आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही जैसे कहते हैं कि वो जो फॉर्म भरा था आवेदन पत्र उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कहते हैं कि जिस ए वाला एडमिट कार्ड जो जिससे आपने पेपर दिया उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी एक एडमिट कार्ड आएगा DPST का, वो एडमिट कार्ड ज़रूरी है। तो आप ये सोचो ना कि जब हमारा ये एडमिट कार्ड तभी आया है ना जब हमने पेपर पास कर लिया है, अगर हमने पेपर पास ना किया होता तो हमारा एडमिट कार्ड कैसे आता? तो उन आवेदन पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास ए वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th की और 12th की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो पुराने बच्चे हैं तो उनका क्या होता था पहले कि एक सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ में एक सर्टिफिकेट अलग से आता था कि आपने 10th पास कर ली है। लेकिन फिर क्या होने लगा कि उसमें जो 10th, अब जैसे हम लोग 2014-15 की बात कहें तो उस समय क्या होता है, उसी मार्कशीट में हमारा सर्टिफिकेट लगा रहता है, तो उनको कोई अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप 10th की और 12th की मार्कशीट ले जाइए, ठीक है। और इन सब की जो डॉक्यूमेंट्स, इनकी सबकी 2-2 फोटो कापी जरूर करानी है, क्योंकि वो 2-2 सेट मांगते हैं और रख लेते हैं। और अभी जो उसमें अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पॉइंट भी लिखे रहेंगे कि कितना क्या क्या मांगते हैं वो। वैसे हम बता रहे हैं, हमारा अनुभव है कि ये चीज़ें लगती हैं, तो कम से कम 2-2 फोटो कापी आप जरूर लगा के रखें। हमको 3 सेट करीब बनाना है, एक ओरिजिनल का और 2 फोटो कापी का, ठीक है। तो 10th और 12th की मार्कशीट, एक कोई भी आईडी ले जाना है। आधार कार्ड हो तो बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का क्या होता है कि आधार कार्ड में फ़ोटो बहुत पुरानी लगी रहती है, तो इसलिए वो दूसरी आईडी मांगने लगते हैं। इसलिए आप क्या करें कि आपके पास जैसे पहचान पत्र हो या कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, एक आधा डॉक्यूमेंट और ले जाएँ तो सही रहता है, ठीक है। और जो जाति प्रमाण पत्र उन्हीं का लगेगा जिनके पास जाति है। OBC वाले हैं तो OBC का लगेगा, SC वाले SC का, और ST वाले ST की लगेगी। अब बात करें EWS की, तो EWS कैटेगरी के जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे जिस समय हमने फॉर्म भरा था तो उस समय क्या होगा कि उसके पास EWS था, यार इस समय इसका किसी का एक्सपायर हो गया हो, तो वो जो फॉर्म भरने में लगा था वो वाला EWS होना चाहिए, नया किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो अभी साल गुजरा नहीं है, मार्च नहीं आया है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कभी कभी हो जाता है तो जो जिस समय आपने फॉर्म भरा था वो वाला EWS आपके पास होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है EWS की बात करें, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र, निवास सबके लिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो अदर स्टेट वालों के लिए जाति नहीं लगती है, क्योंकि अदर स्टेट वाले सारे जनरल में आते हैं, ठीक है। और निवास की वही बात करें तो निवास प्रमाण पत्र अदर स्टेट वालों के भी लगता है, मांगने लगते हैं कि निवास तो अपना दिखाओ, वो मांग सकते हैं कभी भी। और निवास हम लोगों को यूपी वालों के लिए तो ज़रूरी होता ही है। अगर किसी ने एनसीसी किया है और उसमें लगाया है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना है। फ़ोटो करीब आप कम से कम 5 से 10 ले जाइए। अभी जैसे अगर नोटिफिकेशन में आया है कि वही फ़ोटो लगाइए जो आपने आवेदन पत्र में लगाई थी, तो अब वो है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी फ़ोटो ले जाइए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। कोई भी फ़ोटो ले जाइए, उसमें बशर्ते आपका चेहरा साफ़ होना चाहिए और बैकग्राउंड कोई कलरफुल ना हो, मतलब सिंपल सा बैकग्राउंड हो। तो 4-5 आप फ़ोटो ले जाइए, वैसे 4-5 में आपका काम हो जाता है। और एडमिट कार्ड तो आपको ज़रूरी होता ही है, जो DVPST का है वो वाला एडमिट कार्ड, पुराने एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई अगर वो अभी नोटिफिकेशन में देते हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए तो उसके बारे में इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा और आप उसको जुटा लेंगे। और अगर इन सारे डॉक्यूमेंट्स अभी किसी की अगर हाई स्कूल में 12th में आधार कार्ड में नाम में कोई दिक्कत है, कहीं पिता के नाम में दिक्कत है, कहीं भी कोई दिक्कत रहती है,
तो वो क्या करें कि तहसील से अपना एक एफिडेविट बनवा लें, जिससे उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है कि बाद में उन लोगों ने कहा कि आपका इसमें दिक्कत है, कि एफिडेविट बनवा के लाओ, फिर आप जाएंगे, फिर दोबारा आप जाएंगे वेरिफिकेशन कराने, तो आप ही को परेशानी होगी। इसलिए आप इससे अच्छा करें कि अगर किसी के भी नाम में कहीं पर भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप सिंपल सा एक एफिडेविट बना के उनको दे दीजिए। कोई घबराने की बात नहीं है, सीधा आप दे दीजिए और वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। शपथ पत्र का मतलब होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आगे कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, दो बार 3 बार पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, तो उसमें वो सब खोजबीन कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या आपने कोई किसी फर्जी तरीके से बनवाए हैं। तो आपको वो एफिडेविट एक बना के देना है, तो वो ले लेते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आपका थंब लग जाएगा, फिर ये डॉक्यूमेंट पूरे वेरिफिकेशन, एक कोई पुलिस वाला बैठा रहेगा या कोई मतलब एक अधिकारी, पुलिस वाले ही बैठे रहते हैं जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो इनको देख लेंगे। और उनका काम क्या होता है, वो केवल मार्कशीटें देखते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा तो पता नहीं है कि ओरिजिनल है कि सही है। जैसे किसी की यूपी की है, किसी की एमपी, कोई बिहार की है, कहीं से भी आ जाते हैं, तो मार्कशीटों में इतना पता नहीं चलता है कि ओरिजिनल है कि फेक है। उनका काम होता है इनमें नाम मिलाओ, डेट ऑफ बर्थ मिलाओ और उनकी बोर्ड देखो, कौन से बोर्ड से है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, किस बोर्ड से। तो 2-3 चीज़ें देखते हैं ज़रूरी, और उसमें कुछ नहीं देखते हैं। तो इतना ज़रूरी होता है। ये सब कर लेंगे, पर ये सब उनको देख लेंगे और उनके पास एक कंप्यूटर वाला बैठा रहेगा, वो उसमें चढ़ा देंगे कि हाँ 10th है, 12th है, ये सब है, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। फिर वो देख लेंगे EWS है ठीक है। अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट अगर जैसे नहीं है, जैसे कोई OBC वाला है या EWS वाला है, उस समय तो फॉर्म में उसने यस कर दिया, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है उसके पास वो सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ बता दीजिए कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, और जैसे ही आप कहेंगे कि हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपको जनरल में डाल देंगे। फिर आपको जनरल की मेरिट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ EWS में क्वालिफाई हैं और फिर आपने वहाँ EWS नहीं दे पाते हैं, तो आपको फिर जनरल में डाल देंगे। तो आपके जो जनरल से ज़्यादा का नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अगर जनरल से आपके नंबर कम पड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें कास्ट सर्टिफिकेट तभी जरूर, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट जिसका ना हो तो वो अपना बनवा के ले जाएँ, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। फ़ोटो, एडमिट कार्ड होगा, इतनी की बात, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अब समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सिंपल सी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद क्या होता, फिर होगा आप आगे जाएंगे तो कुछ लोग खड़े रहेंगे, एक लंबाई का एक वो पैमाना लगा रहता है, उसमें लंबाई होगी, चेस्ट रहेगा और वेट रहेगा। तो चेस्ट में तो कोई भी लड़का अभी तक बाहर नहीं हुआ है। तो मैं खुद अपना बात बताऊं कि मैं SSC GD में गया जब, तो SSC GD में जितने लड़के बैठे थे, तो वहाँ क्या है कि बनियान वगैरह वो उतरवा देते हैं, तो बैठे थे तो सब लोग देख रहे थे, तो मतलब मैं ही सबसे पतला था, तो उसमें सब लड़के कह रहे थे अगर ये पास हो गया तो हम सब लोग पास हो जाएंगे, तो मतलब हमारा भी हो गया था। वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऊपर से नाप देते हैं, वो पुलिस वाले हैं, आप हमारे जैसे ये इंसान हैं, तो वो सोचते हैं कि अब चेस्ट तो कम बढ़ हो जाता है, इसकी वजह से क्यों किसी को बाहर करें। फिर भी आप थोड़ी बहुत पुशअप मारते रहिए, जिससे आपका थोड़ी दिखने में अच्छा लगे और कोई आपको वहाँ परेशानी नहीं हो। वैसे परेशानी होती नहीं है, वो आपको आराम से माप देते हैं। तो चेस्ट में कोई बाहर नहीं होता है, चेस्ट होगी उसमें वहाँ हाइट भी मापी जाती है। तो हाइट में तो दिक्कत अगर आपकी कम है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप हाइट आप कोई भी लापरवाही ना करें कि आप कोई कुछ बालों में, लड़कियां करती हैं कि बालों में कुछ लगा लें, ऐसा कुछ ना करें, आप फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं। बहुत सी सारी न्यूज़ आती हैं कि किसी लड़कियों ने या लड़कों ने कुछ सिर में लगा लिया, उसकी वजह से अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। कुछ भी ना करें, और जितना है उतना है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर होगी तो होगी और नहीं होगी तो फिर वो आपको बाहर ही कर देंगे। इसलिए आपकी अगर 168 सेंटीमीटर हाइट है तो आपको 168 भी है फिक्स, तब भी आपको डरने की बात नहीं है। वो आपको आएंगे, जैसे अगर 168 फिक्स है तो वो आपको कई बार क्या होगा कि 2-3 जगह आपको नपवा देंगे। एक जगह में वो संतुष्ट नहीं है तो वो कोई बड़े अधिकारी को बुलाएंगे, उनकी उपस्थिति में नपवाएंगे, हाँ कि इसको देखो बिल्कुल फिक्स है। जैसे मेरे भाई का हुआ तो उनको 2-3 बार उनको कई मशीनों से उनको नपवाया गया था, लेकिन उनको बाद में फाइनली हो गया था, क्योंकि उनकी लंबाई 168-169 के करीब थी। तो कभी कभी वो अपनी संतुष्टि के लिए कर लेते हैं, नाप लेते हैं, क्योंकि हाइट एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती नहीं है। इस उम्र के बाद अगर कोई 22-23 साल का हो गया उसके बाद हाइट बढ़ती नहीं है, तो इसमें वो रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार फीमेल की हाइट 160 सेंटीमीटर होती है, तो फीमेल भी अब क्या होता है, अब फिर होता है चेस्ट। तो चेस्ट नापते हैं, तो चेस्ट 79 से 84, आपका 5 सेंटीमीटर कम से कम फूल जाए, बस उनको कुछ नहीं। आप अगर ऐसे सांस भी भर लेते हैं तो आपका 5 सेंटीमीटर फूल जाता है, फिर भी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही, पुशअप वगैरह मारेंगे तो करेंगे फिर। और वेट भी उसी के साथ में नाप लिया जाता है। चेस्ट में तो कोई बाहर होता ही नहीं है, कभी कोई बाहर नहीं हुआ है। हमें भी हमेशा डर ही लगता रहा कि हमने 3-4 मेडिकल के, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी कराया है, और यूपी पुलिस जेल वार्डन में, UPSI में, चेस्ट में कभी कोई बाहर नहीं हुआ है। जितने भी लड़के हैं सब पास हो जाते हैं, कभी एक आधा बाहर कर देते हैं, उनकी मर्जी होती है, लेकिन बहुत ही कम करते हैं वो। और कहें वेट की बात, तो वेट में भी
लड़कियां थोड़ी ध्यान दें कि अगर आपका 40 किलो तो कम से कम वेट होना ही चाहिए। बाहर तो वैसे नहीं करते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें कि 40 तो हो, लड़कों का भी 50 तो होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे इतना तो रहता है, लेकिन अगर किसी का थोड़ी बहुत कम हो, 19-20 हो तो चल जाता है, वैसे इसमें कोई बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट से लेकर या थंब से लेकर या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से लेकर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। फिर बात करते हैं, फिर इसके बाद क्या होगा कि जब आपका ये सब हो जाएगा आपको एक स्लिप दे दी जाएगी कि आपने हाँ पास कर लिया है, आपने कितने मिनट में दौड़ निकाली, कितने मिनट में कितना आपका चेस्ट निकला, कितनी आपकी हाइट है, पूरा आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी देते हैं, कि वो अपने पास रख लेते हैं, नहीं देते हैं आपको कुछ, तो आपको घबराना नहीं है कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ है। कभी कभी नहीं भी कुछ नहीं देते हैं, आपको सीधे भगा दिया जाता है कि जाओ आप पास हैं, ठीक है। तो घबरा, फिर उसके बाद क्या होगा, जनवरी में आपको फिर उसके बाद फिर एक दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें ऐड में जो पास होंगे उनकी लिस्ट आएगी, और जनवरी में फिर उसकी तीसरे सप्ताह से रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। रनिंग में बहुत ही काफ़ी टाइम है, 25 मिनट मिलते हैं, आराम से हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब क्या होगा कि ठंड होगी तो ठंड में दौड़ने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। बहुत ही आसान दौड़ है, बहुत बड़ी भर्ती, आराम से हो जाएगा। 2.5 गुना बच्चों को बुलाया है, अब मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ेगी मेरिट, ऐसा नहीं हो सकता कि बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ज़रूर, थोड़ी बहुत फाइनल मेरिट आएगी जब, लेकिन थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी टीचिंग की रिलेटेड टीचिंग की तैयारी कर रहा है, टेट, सीटेट, MP-टेट है, अगर इससे कोई तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर भी आप विजिट करें। आपको टू द पॉइंट जानकारी दी गई है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।